इमरजेंसी के 50 साल जो कंप्लीट हुए, तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि देश के संविधान को और लोकतंत्र को खत्म किया था, उसको हमने फिर बहाल करके इमरजेंसी को हमने खत्म किया और उसके बारे में वो चाहते हैं कि सारे स्टेट में वो बनाया जाए और ये जो संविधान का खातिला हुआ है, इसका उन्होंने हर स्टेट में ये प्रचार करने के लिए आज वो हर जगह अपने जो एक लेटर लिखकर, यानी सरकार ने लेटर लिखी और उसमें बहुत कुछ बातें कही है, आप सबको मालूम है, फिर मैं वो दोहराता नहीं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो लोग संविधान बचाव की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं, जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए, तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सभी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत दिन तक बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया और उन्होंने जहां तक कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला, नेहरू जी का और गांधी जी का फोटो उन्होंने जलाई और वो ये चाहते थे कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बनाया है, उसमें हमारा पारंपरिक जो संस्कृति है, उसके अंश इसमें कुछ भी नहीं है, चाहे वो अपने मनुस्मृति के तत्व हो या वो जो खास करके बीजेपी विश्वास रखती है
उन तत्वों का उसमें उल्लेख नहीं है, इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानेंगे। ये कहने वाले लोग आज उनको बुद्धि भगवान ने दी, ये कहूं क्या जनता ने दी, ये कहूं मारा, अब उनको बुद्धि आ गई जब हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। घबराने के बाद ये जो पूरे देश में चला था, तो घबरा कर इन्होंने ये संविधान के खिलाफ कुछ ना कुछ वो कहना उनको है, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। मैं कौन क्या कहा ये नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, जो लोग अपने गवर्नेंस में नाकामयाब रहे, कुछ नहीं कर सके, और उनकी विफलता इतनी है कि लोग आज इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों? उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहाँ है? और इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे हैं। और उसी के साथ ये लोग गरीबों की भलाई और संविधान के साथ चलने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं, और गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई हो गई है, इतना गैप हो गया है कि उसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते या नजदीक नहीं ला सकते। और चंद इने गिने लोग, 2-4 लोगों को ही आप अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं, उनको फेवर करते हैं। अरे हिंदुस्तान में तो इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, बिग इंडस्ट्रीज है, और पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनको छोड़ के आप सिर्फ 1-2 लोगों के साथ दोस्ती करके अपने दोस्तों को पूरा देश का धन, कार्यक्रम, पब्लिक सेक्टर्स आप बेच रहे हो, दे रहे हो, ये कौन सी बात होगी? अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई, जो संविधान में बदलाव भी हो गया, और जब संविधान में बदलाव हो गया, जिसके लिए हम भी, इंदिरा गांधी जी ने खुद उस अमेंडमेंट को मोरारजी का साथ दिया और वो बदल गया। अब नहीं है वो, फिर भी हर चीज को आप बोलने का एक रवैया है उनका, कि उनकी जो बातें हैं, जो फेल्यूअर्स है, उसको छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी
लोगों को नहीं बताना, इस हिसाब से वो ये उठाते रहते हैं। और आज वो भी खास करके जब हम संविधान बचाओ का जो अपने राहुल गांधी जी ने यात्रा भी की और बहुत से जगह उन्होंने बात की, लेकिन उसको जो वो एक लोगों में जज्बा आया और जोश आया, उस जोश को खत्म करने के लिए आज मोदी साहब एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हमने ये भी मांग किया कि देश में जो बहुत जम्मू कश्मीर में जो बहुत बड़ा घटना हुआ पहलगांव में, हम स्पेशल सेशन के लिए मांग की, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। हमने ये भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और आप भी आइए, वो भी उन्होंने नहीं किया। मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में, और यहां वो एब्सेंट रहे, एक बार नहीं 2 बार। और ये असल देशभक्त है, देश के समस्याओं को छुड़ाने वाले। यही अगर मीटिंग्स में नहीं आते, हमारी बात नहीं सुनते, तो आप बोलिए इनको कितनी हमदर्दी देश के लिए और लोगों के लिए है, इससे जाहिर होता है। मणिपुर तो जल रहा है, और मणिपुर जब जल रहा है वहां क्यों नहीं जा रहे आप? देश के अंदर इतने बड़े संकट है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं, गवर्नर रूल लाए, सब चीजें तुम्हारे आंखों के सामने। संविधान को धज्जे उड़ाने का, संविधान के खिलाफ काम करने का आप ही कर रहे हो। और आप आज तक सारे देश घूमे, विदेश घूमे, लेकिन आज तक मणिपुर को क्यों नहीं गए? क्या डर रहे हैं आपको? क्या वहां के सिटीजन्स नहीं है? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी साहब कहते एक हैं और करते एक हैं, इसीलिए ये सवाल उठते हैं। और बार बार मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जो चीज अपोजिशन पार्टी के नेता लोग किए, राहुल जी खुद जम्मू कश्मीर गए, मणिपुर गए, हर जगह गए, आप भी जा सकते थे। आपके पास तो इतने व्यवस्था है सरकार की, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी व्यवस्था नहीं थी, आज सब आपके पास है। फिर भी आप डरते हो वहां जाने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए डरते हो। यही डेमोक्रेसी का, लोगों का बचाव करने का तरीका है आपके पास। और तीसरी बात, आज अगर संकट में है, ये जो संविधान है, ये जो संकट में है, आपके वजह से है, किसी और के वजह से नहीं। आप ही इस संविधान को संकट में डाले हैं, आपको देश को बर्बाद कर रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई अच्छी बात करता है
या कोई अपनी सलाह देता है, देश के हित में अगर पत्रकार बात करता है, देश के हित में अगर कोई लीडर बात करता है, तो कभी भी वो सहन नहीं किए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? छात्र भी अगर कुछ बात करते हैं, उनको देशद्रोही बनाया जाता है। कोई जर्नलिस्ट बात करता है, उसको अंदर डाला जाता है। कोई चैनल, कोई पत्रिका कोई लेख लिखता है देश को सुधारने के बारे में, या उनके गलतियां जो हो रहे हैं वो तो बताता है, उसको भी वो स्वीकार नहीं करते। अरे जिस गवर्नमेंट में टॉलरेंस नहीं है और फ्रेटर्निटी नहीं है और किसी को लिबर्टी नहीं है बोलने का, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हमको बुद्धि देने का, सिखाने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से कोई लोग सीखने वाले नहीं। सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता भाई, देश को राशन की भी जरूरत है। लोगों को पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत है। इधर ध्यान दो, वो सब छोड़ दिए। कोई उनका चेला बोलता है विश्व गुरु है। अरे गुरु अपनी समस्या ही नहीं सुलझाया, वो ट्रंप बोलता है मैं सुलझाया, बोलता है नहीं। आप बोलो भाई कुछ तो। ट्रंप कहता है कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समस्याओं को छुड़वाया, नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई होती थी, बहुत देर तक चलती थी, अणुबॉम्ब की लड़ाई होती थी, उन्होंने कहा। और इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। बैठे चुप बैठे, वो एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, तो भी 15 बार बोला, तो भी इनके मुंह से नहीं निकला। अरे भाई आप क्या है, मैं खुद बातचीत करके मैं सुलझा लिया हूं, ऐसा आपने कहा नहीं। किसको, सबको डरते हो तुम, फिर विश्वगुरु बनना चाहते हैं। विश्वगुरु कहां बनते भाई, जब ट्रंप ही आपको डरा रहा है और आप उसके प्रचार को जाते इलेक्शन के लिए। ये किसी देश में हुआ है कि एक देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री के चुनाव में जाकर फिर एक बार ट्रंप अपनी बात बोलते हो, फिर एक बार मोदी, वो अलग बात है। लेकिन दूसरों के इलेक्शन में जाके, अमेरिका में जाके आप बोलते हो फिर एक बार ट्रंप। और ट्रंप ने क्या बोला, अरे भाई तुम दोनों का झगड़ा मैंने सुलझाया। तो ये इनके इतने अवगुण रहते हुए भी वो हीरो बनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि संविधान को बचाने वाले सिर्फ इस देश के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, और जो लोगों में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, वो लोग हैं। ये लोग तो संविधान में विश्वास भी नहीं, संविधान के तहत चलना भी नहीं चाहते। आज चुप वो संविधान को जब जीत के आने के बाद वहां पर जाकर माथा टेका, वो एक ही काम उनका हुआ। उसके बाद कभी संविधान की बात और संविधान के तहत काम करने का काम उन्होंने नहीं किया। और कईयों पहले के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए, उन्होंने अपनी बात पत्रकारों के सामने रखते थे और बोलते थे, प्रश्न उत्तर भी चलता था। लेकिन ये महाशय
सेलेक्टेड लोगों को अंदर बुला के सेलेक्टेड क्वेश्चंस पहले ही देके और एक एक आदमी को बुला के तुम यही बोलते जाओ, मैं यही कहूंगा। ये इनका डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी है कहने का। तो ये मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई देश के लिए मुंह तो खोलो और सही सही क्या हुआ बताओ और क्या बातचीत चल रही बताइए। वो सब चीजें वो छोड़ दिए। न्यायपालिका पर दबाव है, दलितों को इतना कमजोर किया गया, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा टाइम पे। अरे एक तो संविधान जिसने बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो कहते हैं कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, 3 बात करते हैं। तो इसीलिए मैं एक चाहता हूं, एजुकेशन पे ध्यान दो, हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दो। लोगों को, बच्चों को प्रोटीन नहीं है, उनके खाने के लिए अच्छे खाने का व्यवस्था करो। ये सब छोड़ के भाइयों और बहनों हर जगह बोलते जा रहे हो। और अब इलेक्शन है, इलेक्शन अभी आगे है, लेकिन इनकी तैयारी बिहार में उधर इधर ये कम से कम अब 4 महीने से शुरू हो गया। तो ये अपने देश के लिए ये काम करते हैं ऐसा, और ऊपर से बोलते हैं हम पैट्रियट है, हम जो भी बताएंगे वो हम देशद्रोही, और वो जो बताते हैं देश प्रेमी। अरे भाई देश प्रेम अगर रहता तुम्हारे पास, जाओ। बहुत से जगह लोग मर रहे हैं, जल रहा है मणिपुर, उधर जाइए, लेकिन उधर जाना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ में अपने चुनाव की तैयारी करते फिर रहे हैं। ये इलेक्शन मैं जीत रहा हूं बोल रहे। राहुल गांधी जी ने तो ये पूरे आंकड़ों के साथ कहा, और दूसरे लोग भी आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं, फिर भी उस बात को इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं। वो इलेक्शन कमीशन एक कठपुतली हो गई। जो वो कैसा वो रहते हमारे तरफ, ये केरला और कर्नाटक में ये धागे का एक बनाकर पुतली ऐसा फिराते, उसमें लड़ाते, राम रावण वो ये सब बना के ये करते हैं, वो कठपुतली है। उस कठपुतली को तुमने पकड़ लिया है और मैं इलेक्शन जीत रहा हूं। ठीक है भाई, तुम इलेक्शन तुम नहीं जीत रहे हो, तुम्हारा मशीन जीत रहा है। तुम्हारा जहां छोड़ना तुमको मालूम है वहां छोड़ देते हो, जहां पकड़ना वहां पकड़ लेते हो। और हमको ही बोलते हैं तुम वहां जीते केरला में, क्या हुआ? अरे आप लोग, आपको मालूम है जो इलेक्शन हमने महाराष्ट्र में 5 महीने पहले जीता, उसी का क्षेत्र में अगर सब मिलके 70-75 लाख का डिफरेंस होता है, यह अजब की बात है। अब आप देखिए 5 साल में जब वोटर लिस्ट बढ़ती है तो 2%, 3% बढ़ते हैं वोट्स, नॉट मोर देन दैट। ये 5 महीने में 8%, 9%, हाँ 8% कैसा बढ़ते हैं? मैं तो नहीं देखा, मैं तो 13 इलेक्शन लड़ा हूं और 13 इलेक्शन लड़वाया हूं। कई बाई इलेक्शंस मेरे पास स्टीफन साहब आए, गुलबर्गे से कंटेस्ट करे, क्योंकि वो जब यहाँ वाजपेयी साहब से हारे 2000 वोटों से दिल्ली से, तो
मैडम गांधी ने उनको मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को भेजा, गुलबर्गे को। वहां से हम उनको जिताए। और ऐसे बहुत से नेता लोग, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी अब 18 चुनाव हो गए ना, 18 इलेक्शंस। 18 इलेक्शन में मैं एक ही उदाहरण देता हूं कि 18 इलेक्शन में सिर्फ 2 बार वो गुलबर्गा हारा है। लेकिन एक बार ऐसा है कि सभी असेंबली सेगमेंट में 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, ये कैसे आता है? ठीक है, वो छोड़ देता हूं मैं। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए ज्यादा वो बातों के लिए मैं नहीं जाता। तो हमने जो चुनाव आयोग भी इधर नहीं देख रहा है और सुन रहा भी नहीं, और वोटर लिस्ट भी नहीं दे रहा, ये इधर वो भी आप कंट्रोल करे हैं। और दूसरी तरफ जो आदमी आपकी बात सुनता है या जो आदमी मेरिट वाला है, उसको भी आप अपने डेमोक्रेसी में जगह नहीं देते हैं। और अच्छे अच्छे जगहों पे सिर्फ आरएसएस और उनको चाहने वाले लोगों को बिठाते हैं। कहां दूसरों को जगह है? कहीं भी नहीं। और 5वीं बात ये कहते हैं हम कि ये फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है और हम फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की मान्यता देते हैं, मर्यादा करते हैं, कहते हैं। लेकिन यहां डेमोक्रेसी ऐसी है, ये बीजेपी रूल्ड स्टेट को एक नजरिए से देखने का डेमोक्रेसी, और अपोजिशन रूल करने के स्टेट को एक नजरिए से देखना, दूसरे नजरिए से देखना, वो एक इनकी डेमोक्रेसी की है। जब स्कीम आते हैं अपने लोगों को बांटते हैं, नजरअंदाज करते हैं अपोजिशन को। जो पैसे उनको ग्रांट मिलना है बजट से, उस ग्रांट को लेने के लिए इनके पास 10 बार आना, मनरेगा जैसे स्कीम के पैसे लेने को इनके पास आना, और फूड सिक्योरिटी जैसे अमाउंट को भी यहां पर आकर लेने के लिए इनके पास फिरना। अरे चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे एजुकेशन के ग्रांट हो, सब इन्होंने जो समय पर भेजना, कभी उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट है वहां पर नहीं भेजते। तो ये पीएम साहब का डेमोक्रेसी है, इसीलिए मैं ये कहना पड़ रहा है। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और पाप बेचारे बोला, क्षमा चाहता हूँ कि राज्यपालों की हालत तो ऐसी कर दी है कि जब उठो ये काम करो, करना चाहिए, नहीं करे उसको भी ट्रांसफर हो जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाएगा। और राज्यपाल जी मैं कभी नहीं देखा, मेरे को भी 54 साल का अनुभव है और पॉलिटिकल पार्टी में काम करने का मेरे को अब कम से कम 57 ईयर से अनुभव है। मैं किसी गवर्नर को पिल रोकने का नहीं देखा। मेरे पास तो हमारे गवर्नर में उमाशंकर दीक्षित जी थे, मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर था, सीनियर मोस्ट जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त कर्नाटक के वो गवर्नर थे। और उसके बाद में बहुत से पहला हमारे जो शिशु ये अपना राजस्थान के सुकाडिया थे, मोहनलाल सुकाडिया 72 में। तो ऐसे लोग
कभी ऐसे बहुत से नाम ले सकता हूं, ऐसे कभी भी कोई बिल रोककर सताया नहीं। अब इन्हों जो भी अच्छा बिल जाता है लोगों के हित में, उसको वो हमेशा विथेल्ड करते हैं या वापस भेजते हैं। तो ये तरीका उनका है कि अपोजिशन के लोगों को, गवर्नमेंट को सताने का, और ये बिल बार बार वापस आते हैं। और उसके बाद में इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया, तो भी उनको शायद उसको भी मान्यता नहीं देते। तो ये जो है संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा करने में खुद जनता सक्षम है। ये मोदी जी ने खुद देख लिया है, और 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान उनको आईना दिखाया है। इस बार 400 पार चले गए। अभी अब मैं तो पहले से बोलता हूं आपको, 2 पैर दूसरों को लगा चल रहे हैं, दौड़ रहे की कोशिश करते, लेकिन 2 नकली पैर लगा लेने से दौड़ता नहीं आदमी, बड़ा मुश्किल होता है, वो तो कर नहीं सकते आप, इसीलिए हमको सता रहे। और आखिरी बात, हम देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए और देश को मजबूत रखने के लिए हम सभी एक होकर सरकार का साथ दी। कोई चींगू नहीं बोला, क्योंकि देश का मामला है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसका फायदा उठाकर चुनाव में जाते, वहां पर हमारे खिलाफ बहुत करते हैं। ये जो रवैया है, ये इससे देश को बर्बाद करने का आपका तरीका है। जो लोग आपके साथ हैं, देश के साथ हैं, हमारे आर्मी के साथ हैं, और आर्मी के साथ रहने के वजह से उनको भी एक ताकत मिलती है। भी सब डेमोक्रेसी में सभी पार्टी के लोग मिलके हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन उनको हिम्मत देने के बजाय ये अपनी ही बात करते हैं, और वो अपनी छवि कैसा बनाना इधर ज़्यादा देखते हैं। तो इसीलिए मैं और कुछ नहीं, इस बात नहीं करना चाहता। बहुत से बातें मैं आपके सामने रखा, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। ध्यान से सुने, और इससे आपको और एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद खड़गे साहब। प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कुछ सवाल, और उसके बाद महासचिव संगठन एक वक्तव्य रखेंगे, और उसके बाद एक लंच का भी आयोजन किया गया है। तो पहला सवाल एएनआई, माइक दीजिए। लंच हमारे को भी है। जी सर, आप चीफ गेस्ट हैं सर। क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है, इसलिए पूछ रहा है। एक्सक्यूज मी, पवन जी दिस साइड बोल रहा हूँ। लास्ट फ्रॉम पीटीआई। खड़गे जी इधर ऑन योर राइट। हाँ बोलिए सर। खड़गे जी, आपने कहा कि गवर्नमेंट इमरजेंसी को लेके बीजेपी टाउट कर रही है और आपके खिलाफ अभी तक चल रही है। 50 साल पहले जो बात हुई थी और आज की डेट में अघोषित इमरजेंसी चल रही है, आपने ये कहा। लेकिन गवर्नमेंट अब इसको और आगे ले जाना चाहती है कि अगले 1 साल तक इमरजेंसी के को लोगों को मतलब ग्राउंड तक ले जाने के लिए कि कांग्रेस ने क्या किया, 50 साल पहले क्या हुआ। तो आप उसको काउंटर करने के लिए कोई ऐसा मेजर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? आपने कहा कि एक संविधान बचाओ रैलीज तो चल ही रही हैं, बट इसके अलावा देखिए, हमने जो संविधान बचाने की बात हम खुद किए,
जय बापू, जय संविधान, जय भीम, ये नारा लगा के जब हमने रास्ते पे उतरे, घबरा कर उसके काउंटर में वो उतरे, फिर मैं क्या काउंटर करूं उसको? हाँ? सर पवन सर सवाल ये खड़गे सर, ये रहा मैं। हाँ, हाँ सर, सवाल ये है। यहाँ से उधर गए ना सब? नहीं सर, वो उधर से उधर थे, संजीव सर थे, हाँ, मैं इधर था। इसीलिए देखिए, उनको ये समझना चाहिए कि इमरजेंसी की बात करते करते आप उनको कटघरे में ठहरा किया, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार करके वो कहा ये हमसे गलती हो गई, माफी चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो इमरजेंसी क्लॉज था, उस इमरजेंसी क्लॉज आर्टिकल 44 कुछ था ना, 352(1), उसको निकालने का प्रोविजन जब आया, तब इंदिरा गांधी जी ने वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करके कहा कि ठीक है, जो गलती है वो गलती हो गई, लेकिन हम वो निकालने के लिए भी वोट करते हैं। उन्होंने वोट किया। फिर उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद इतने भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जी चुन के आए कि 2/3 मेजॉरिटी को हार्डली, मैं समझ 7 या 8 सीट जो गलती हो गई वो महसूस होने के बाद फिर वो बात को नहीं छेड़ना चाहिए। तो इसीलिए नियरली 2/3 मेजॉरिटी तक हमने जीता। मैं उसका जीता जागता सबूत हूं। अगर मैं अभी नहीं मरा, मैं इमरजेंसी में भी था, इलेक्शन में भी था, तो हमने जीता। तो इसीलिए आप बार बार वो प्रश्न उठा के आप जीत नहीं सकते। लोगों को मालूम हो गया क्या है क्या नहीं है। मोहित राज दुबे, माइक दीजिए मोहित जी को, फ्रंट रो में। खड़गे साहब नमस्कार। सामने आपके मेरा सवाल यह है कि देखिए, आपातकाल को लेकर बीजेपी मुद्दा बनाती रही है। 50 सालों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो। और आपातकाल पे तो आपने बात की ही की, जवाब दिया, लेकिन सवाल आपने चुनाव आयोग को लेकर उठाया और सीधे तौर पर एक बार फिर से निशाना आपने साधा कि चुनाव आयोग है। और जनता जो चाहती थी वो कैंडिडेट चुन के इसलिए नहीं आए कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, सभी लोगों को मालूम है। और तीसरा आपने क्या पूछा, और एक नमस्कार। नमस्कार साथियों, अभी राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना
एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इस को वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अंग्रेजी में बोल देता हूं। कास्ट सेंसस we have been fighting now for some time. Government has opposed for some reason. We don't understand what that reason is. They have suddenly decided to do it. We welcome that. We are happy that they have done the caste census. Telangana is a model state for the caste census. There are two caste censuses in front of us. One is Telangana, the other is Bihar. They are completely different caste censuses. The Telangana caste census, the questions have been developed by a process of consultation, not a closed process, open process, by asking the stakeholders what are the type of questions, and it's been a very detailed, very granular exercise. We would like the national census to follow some of the ideas of the Telangana census, and we are more than happy to help the government develop the national census on similar lines. We've had two other issues that we have discussed which are also central, which is the 50% cap on reservations. Now this is becoming an impediment. This is becoming an impediment to development, to progress of our country, and to the progress of backward castes, Dalits and Adivasis. And we want this 50% barrier to be eliminated and broken. We have stated that. We have put enough pressure on the government to get the caste census done. We want a date by when it's done. We are going to put pressure on the government to make sure that 50% cap is destroyed. And after that, there is a third thing, which is the Article 15(5), which is reservation in private educational institutions. It is already a law. We want that law to be implemented as soon as possible. So that is broadly the structure. We see the caste census as a new paradigm of development. And we want to go beyond the caste census. We want to understand what is the participation of 90% of our population in the power structure of our country. Where are they participating effectively, and where are they not participating? And we want to give them participation and access to power. So we are absolutely convinced in the Congress party that
the caste census is a first step of a completely new development paradigm in the country, and we are going to push this paradigm through one way or the other. It doesn't matter what the BJP thinks. We have shown that we can pressure the BJP into doing the caste census. We are going to show you that we are going to pressure the BJP into doing 15/5 and also removing the 50% cap. I think every Congress member, every Congress worker, every single person who has fought for the caste census, and there are millions of people, activists from the backward communities, Dalits, Adivasis, I'm very proud of what you have done. This would not be possible without the effort, without the hard work that you have done. It has been a sustained campaign that we have run, and I'm very proud of every single person who has helped us in this campaign. Thank you. So you said that the government was opposed to this and suddenly decided to take this step. Do you think that this decision has been taken in light of the upcoming Bihar polls? No, I don't think so. I don't think that's why this decision has been taken in a hurry. I don't need to comment on whether they took it, when they took it, how they took it. Now they have taken it. We are happy they have taken it. Now this needs to be taken forward. सर, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि ये 4 जातियां होती हैं सिर्फ देश में. अब अचानक से फैसला हुआ, तो क्या लगता है कि आपको जो विपक्ष ने और आप लोगों ने दबाव बनाया, उस दबाव के कारण? ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने. ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं, और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है, और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है. बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है. उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा. एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे. मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं. तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है. तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, सीईओज, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा. मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं. 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर. फर्स्ट. सेकंड, गिग वर्कर्स, जिनके लिए हमने तेलंगाना में और अब कर्नाटक में हम कानून बना रहे हैं. अगर आप गिग वर्कर्स की लिस्ट देखें, जिसको मैं मॉडर्न स्लेवरी कहता हूं, उसमें आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे. तो ये 2 स्ट्रीम्स बन रही हैं. एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है. उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं. तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है. राहुल जी, आप लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं मान रहे थे. अभी पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री की कास्ट सेंसस को मानना, वो पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है? आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों का काम है. आपका काम स्पेक्यूलेशन है, मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है. मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं. तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा. मेरे को स्पेक्यूलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. उन्होंने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. लिया, और ये बड़ा स्टेप है. मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे. क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है. तो तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से पब्लिक
में जाकर कंसल्टेशन करके, लाखों लोगों से कंसल्टेशन करके हमने डिजाइन किया है। तो वी वांट अ पीपल सेंसस, वी डोंट नॉट वांट अ ब्यूरोक्रेट सेंसस। सर आप पहले ही कहते थे कि एक्सरे है ये, तो एक्सरे के लिए सरकार राजी हो गई है। किस तरीके से एक्सरे हो? आप बार बार तेलंगाना मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्या तेलंगाना मॉडल अडॉप्ट होना चाहिए? किस तरीके से होना नहीं, चाहिए? देखिए तेलंगाना मॉडल में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कि बंद कमरे में 5-10 ब्यूरोक्रेट्स ने उसको नहीं डिजाइन किया, ठीक है? क्योंकि फ्रैंकली बोलूं तो जिन कम्युनिटीज की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी होल्ड ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं। तो हम चाहते हैं मैस सेंसस, ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस, जहां हम स्टेक होल्डर से पूछें आपको एक्चुअली डिजाइन में आपकी क्या राय है, आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। यह तेलंगाना का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल तेलंगाना में कि we have set up a expert group who is now going to study all the data and is going to present to the government of Telangana a vision based on caste census. So that is the second step. And third step, as you are already aware, Telangana has demolished that wall of 50%, right? And also the 15(5), article 15(5) जो मैंने मेंशन किया है। मुझे लगता है, मेरी इमीडिएट सस्पिशन है कि ये वो वुमेन्स बिल वाली स्ट्रेटजी टाइमलाइन वाली है, बट आई होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स। अच्छा, नो, आई वांट टू से वन अदर थिंग विच इज फ्रैंकली बहुत जरूरी है, और आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this, and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। they have to pay for it properly, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। जो परिवार है, उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं
उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं। हम चाहते